जी, मैं एक छोटा सा चार्ट है, अगर मेरे सहयोगी इसको सुन रहे हो तो वो अगर चार्ट शेयर कर लें तो उसमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हो जाए। ये चार्ट मैंने जानबूझ के बनाया कि दुनिया की जो पहली, अपने को 5 इकोनॉमी कहते हैं, भाई दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, चीन, यूएस, जापान, जर्मनी और इंडिया। इसमें जो पहला कॉलम है वो आप लोग देख रहे हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है, मतलब 17.7 यूएस डॉलर ट्रिलियन उतनी है, यूएस की 23 ट्रिलियन, ये सब पहला कॉलम है। दूसरे कॉलम में डिफेंस में कितने लोग हैं उस, तो चाइना का सबसे बड़ा डिफेंस का, मतलब सबसे बड़ी सेना उनके पास है, एक्टिव सेना की बात हो रही है 20, और वो पर लाख उनका जो पड़ता है 160 लोग, एक मतलब 1 लाख के ऊपर 160 उनके यहां सैनिक हैं। हिंदुस्तान सबसे कम पे है 110 पे। लेकिन जब पुलिसिंग की बात आती है तो चाइना में 143 लोग हैं 1 लाख पे, हमारे यहां 152 है, और जो यूएस है उसके यहां 239 हैं। मैं ये फिगर आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, आज हम ये देखते आए हैं, और शरद भाई मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, हम देखते हैं कि पुलिस लोगों की जरूरत है, पुलिसिंग की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के लोग ही ट्रैफिक भी करते हैं, फायर ब्रिगेड भी करते हैं, और आप ये देखते हैं कि इस गैप को होम गार्ड के लोग उसको एक तरह से पूरा करते हैं, और वो संविदा पे पहले रहते थे, अब थोड़ा वो हो गए हैं। तो क्या ज्यादा जरूरी पुलिस फोर्स को रीइंफोर्स करना है कि उनकी वर्दी अर्दी को एक कर दीजिए और उनकी कमान सेंटर में दे दीजिए? तो मैं शरद भाई, ये क्योंकि देश के सामने जो आज ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो शायद पुलिस को रीइंफोर्स करना है। शरद भाई, नहीं, पुलिस को तो खाली रीइंफोर्स नहीं करना है, पुलिस को सुधारना भी है। सबसे बड़ी बात है, पुलिस में जितना भ्रष्टाचार है वो उसकी तरफ तो कोई नजर नहीं डालता है। मॉडर्नाइजेशन की जब बात होती है तो नई जीपें ला करके योगी आदित्यनाथ बोलते हैं साहब देखिए मॉडर्नाइज कर दिया, क्या क्या इक्विपमेंट लगा दिया। जो जो फंक्शनिंग क्या है उसको सुधारने के पीछे, नहीं सुधरने के पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं उस तरफ। और दूसरी बात ये जो आपने सही कहा कि पुलिस में मैन पावर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो जिन होमगार्ड से काम लिया भी जाता है और जो संविदा पे रखे जाते हैं, अब तो जब अग्निवीर फौज में हो सकती है तो सब जगह आप सोचिए अग्निवीर ही होंगे, तो उनका क्या कमिटमेंट होगा अपनी ड्यूटी के लिए नेचुरली। और उनको तनख्वाहें भी इतनी कम मिलती हैं, ये जो संविदा पे जितने भी रखे जाते हैं उनको सेम वर्क के लिए इतनी कम तनख्वाह दी जाती है कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे वो बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये कोई बात नहीं है कि ज्यादा तनख्वाह वाले ऑनेस्ट होते हैं, वो और ज्यादा बेईमान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये सारी चीजें करी जाती हैं ये रिचुअल के लिए, औपचारिकता सिर्फ निभा दी जाती है। और ये जो जोर है दिया जा रहा है कि साहब वन नेशन वन यूनिफॉर्म, इसके पीछे मुझे देखिए इस तरीके की जो मानसिकता है वो ज्यादातर ऐसे लोगों ने करी है जिनका बड़ा फासिस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में रहें। इसके पीछे लॉन्ग टर्म व्यू ये भी हो सकता है कि सारी फोर्सेस स्टेट सब्जेक्ट से ही हटा दिया जाए और एक जगह इसका सारा कंट्रोल रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से हर चीज केंद्रित होती जा रही है एक पावर सेंटर में, तो मुमकिन है कि इसके पीछे भी यही उद्देश्य हो कि उसके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन उनका फंक्शनिंग जब होता है स्टेट में, जब जाते हैं तो उनको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत करना पड़ता है। आर्मी का जब अटैचमेंट होता है, जब तक ये आर्मी टेक ओवर ना हो तब तक उन्हें भी, जब आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत करे जाते हैं। तो ये जो है ये बड़ी एक फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की सोच बड़ी गलत दिशा दिखाती है कि आगे थिंग्स कैन बी वेरी बैड। और जिस तरीके से वैसे भी लोकतंत्र के वैल्यूज का खात्मा किया जा रहा है, कुछ ना कुछ वैसा दिखता है सामने, रोज दिखता है कि आज ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। जिस तरह इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का हनन किया जाता है, तो उससे खतरे की घंटी है ये। जी जी, शरद भाई साहब ये बताइए, अभी 2 दिन पहले आपने पढ़ा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 में कुछ 3 लाख डॉलर का वो मिली थी, कोई एड मिली थी, एड नहीं मिली थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था चाइना से, और इसके लिए कहा गया इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एफसीआरए उनका खत्म कर दिया गया,
और एक जनरल ये है कि अगर चाइना से आप कुछ कर रहे हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ये सिर्फ चाइना की बात कर रहा है भाई। हाँ, तो क्या ये हाँ, पेपर को हम लोग ये पेपर या इस तरह के मीडिया को मानेंगे कि ये लोग देश के विरोध में काम कर रहे हैं, इनका कुछ लाइसेंस कैंसिल होगा? क्योंकि ये तो इस देश में एड चल रहा है चाइना का। मैं समझना चाहता हूँ शरद भाई, ये शॉकिंग नहीं है आपके नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए, नहीं ये मेरे को इसलिए शॉकिंग नहीं लग रहा है क्योंकि जिस तरह मीडिया का जो हाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो सरकारी डिक्टेट्स पे काम करता है और सरकार उसे इतनी दौलत देती है उन ये ऐसे मीडिया को जो भक्ति करते हैं सरकार की, कि कोई उसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये जो है ये पार्ट ऑफ द डील है कि उनको ये बाकायदा इसमें कोई अच्छा, चाइना का विज्ञापन निकलने पे तो कोई बार है नहीं, तो विज्ञापन के जरिए, बल्कि ये मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का ये रोल का बल्कि फैसिलिटेट कर दिया होगा, क्योंकि कि भाई अच्छा है चलो तुम्हारे को ये भी मिल जाएगा, क्योंकि कोई जिस तरीके की हालत है मीडिया की, कंप्लीटली सर्वाइल, और उसको कोई चीज बुरी दिखती ही नहीं है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखता है। सरकार का जितनी गड़बड़ है वो सब विपक्ष में दिखती है। तो ऐसे मीडिया को क्या कहेंगे, वो जो एक टर्म बनाई है किसी ने, गोदी मीडिया, वो तो बड़ी अच्छी टर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर जहां तक उसकी बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, एक तरफ तो चाइना बहुत बड़ा दुश्मन है, तो ये सही आपने कहा कि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि इन कंट्रीज के जो एनिमी कंट्री है उसका विज्ञापन हमारे अखबार में पाकिस्तान का विज्ञापन तो नहीं छप सकता। तो और दूसरी तरफ जो जो इनकी जो पॉलिसी, जो इंटरनेशनल पॉलिसी जिस तरीके से बन रही है, और वो पुतिन को सपोर्ट करने में लगे हैं, और ये इसके खिलाफ वर्ल्ड ओपिनियन भी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम इसके जरिए से कुछ ऐसा कर देंगे। वैसे ही आपने देखा है झूठ, फॉल्स क्लेम्स जिस तरीके से प्रोजेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और उनको मीडिया ताली बजाता है। तो वो पहले भी देखा हमने कि साहब मोदी जी ने कहा और यूक्रेन वॉर में सीज फायर हो गया। तो ये विश्व गुरु बनाने का जो मुहिम है, जिसमें सरकार करवाती है और मीडिया उसको करता है उनके आदेश में, तो इसमें ऐसी चीज से इसीलिए मुझे शॉक नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में नेशनल इंटरेस्ट में। राहुल गांधी एक चीज पिछले इस भारत जोड़ो यात्रा में एक चीज बार बार कहना शुरू किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ओवरऑल चीज है वो कहां क्या किसकी सरकार आती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात है, और वो इसको बार बार बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं कोई जीतना हारना। तो क्या आपको भी लगता है कि आज जहां देश खड़ा है वहां आरएसएस की विचारधारा से लड़ना भी एक मतलब लड़ना इन द सेंस कि उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की भी एक जरूरत है देश के लोगों को? नहीं देखिए, राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा ये लड़ाई है क्योंकि लोगों की सोच ऐसी कर दी है। एक तरफ तो कानून है कि आप किसी के बीच में, दो समुदायों के बीच में अगर आप नफरत भड़काते हैं तो वो गैर कानूनी है, उसमें सजा है, इंसाइटिंग हेटरेड बिटवीन टू कम्युनिटीज होता है। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पे यही हो रहा है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसके जरिए से ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि हर खराबी जो है यहाँ पे, जो कुछ भी इविल है यहाँ पे, जो कुछ भी बुरा है, वो सब मुसलमानों की वजह से है, और उसमें इतना झूठ है, जो चीजें उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वो खुलेआम नफरत फैलाने का एक सिस्टम बना दिया है। और इनका जो ये तो खुलेआम कहते हैं कि सब हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इनको जो सेक्युलर कैरेक्टर है उसी से नफरत है। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर क्रिएट कर दी इन्होंने, और वो लोगों के माइंड्स को इतना पोल्यूट कर दिया है। इस तरीके की चीज देखी गई थी जर्मनी में 1930s में, कि हर बुराई डाल दी गई थी यहूदियों के नाम, ज्यूस के नाम। तो इतनी नफरत पैदा कर दी गई थी जर्मनी में कि हर जर्मन आदमी अपना दुश्मन समझता था किसी भी ज्यू को देख के। नतीजा बाकी देखा है आपने, कितने लाख ज्यूज जो हैं मौत के घाट उतार दिए गए तरह तरह के से।
तो इसको ये इनकी जो यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके ये जो इनका क्या उद्देश्य है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस और कितना खतरनाक है ये। देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए तो है ही, लेकिन इसके जरिए से ये लोकतंत्र को भी आघात कर रहे हैं और लोगों के माइंड्स को इतना ज्यादा उसमें जहर भर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही एक डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है। और इसको ये ज्यादा बड़ी लड़ाई है मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लड़ाई से।